तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज इत्तेफाक से अपने स्टूडियो में हूँ नहीं, क्योंकि घर में एक डेथ हुई थी और तेरहवीं का प्रोग्राम था तो उसमें जाना हुआ। उसके बाद फिर गांव लौट के आया नहीं, स्टूडियो में पहुँच नहीं सका। तो शहर वाले घर पे हूँ और बड़े अजीब इत्तेफाक है कि ये जो घर है वो रेलवे स्टेशन के करीब है। तो हो सकता है कि आपको कुछ ट्रेन की आवाज़ या फिर कुछ गाड़ियों की आवाज़ आए, और इससे पहले कि आप लोग शिकायत करें कि भाई ट्रेन में या फिर टेम्पो की, रिक्शे की आवाज़ आ रही है, तो उससे पहले मुझे लगा कि आपको इत्तला कर दें। वैसे आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए, चूँकि कांच का पूरा सेटअप बनवाने की कोशिश यहाँ भी हुई थी, लेकिन ट्रेन का हॉर्न जो होता है बड़ा तेज़ होता है और स्टेशन के बगल घर, तो शायद थोड़ा बहुत आ जाए। तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा और कल स्टूडियो पहुँच जाऊँगा तो ठीक ठाक कहानी आपके सामने ठीक ठाक तरीके से आएगी। आज प्रयास यही था कि कहानी ना ही सुनाए, थोड़ा सा आराम करें, चूँकि सर भी दर्द कर रहा। लेकिन फिर एक कहानी जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और फिर मुझे लगा कि भाई मुझे भी ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में बड़ी अजीब हैं। इस देश में अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, व्यवस्थाएं भी अलग, सिस्टम भी अलग, और उसका जो रिजल्ट है, आम आदमी के अंदर इतना विश्वास है कि आम आदमी दुखी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुनिए। कहानी 13 मार्च की है, या फिर साफ शब्दों में कहें तो 13 मार्च और 14 मार्च के बीच की है। गुजरात में एक बेहद मशहूर जगह है बड़ोदरा, और वहीं पे एक थाना लगता है कटेली बाग, और इस थाने के अंतर्गत आने वाले जितने इलाके हैं, जितने एरिए हैं, बड़े पॉश हैं। वैसे भी गुजरात और बड़ोदरा में ज़्यादातर पैसे वाले लोग ही रहते हैं। वहाँ पे डायमंड और तमाम चीज़ों की खदानें हैं, लोग बिजनेस करते हैं। गुजरात अपने आप में वैसे बड़ा संपन्न है। तो ऐसे हाल में इसमें भी सबसे पोर्स इलाका करेली बाग के आसपास अरबपति, करोड़पति लोग वहाँ पे रहा करते हैं। अब चूंकि 13 तारीख को होलिका दहन था और 14 तारीख को होली, तो ज़्यादातर लोग होलिका दहन के बाद सड़कों पे घूम रहे थे। 11:40 के आसपास की बात है। 11:40 के आसपास जब सड़कों पे लोग घूम रहे थे, अचानक से उनको एक धमाका सुनाई देता है। जैसे ही धमाका सुनाई देता है, फौरन लोग अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं, उसके बाद भाग के उस जगह पे जाते हैं। महज सेकंड 2 सेकंड का फासला रहा होगा इस धमाके में और लोगों के पहुंचने में, क्योंकि शायद लोग सेल्फी वेल्फी ले ही रहे थे। इसी दौरान धमाका हुआ तो फ़ोन उधर घुमा दिया। जब घुमाते हैं तो एक चीज़ देखते हैं कि कार बुरी तरीके से लड़ी है, उसके एयरबैग पॉपअप हो गए हैं, और इसी दौरान एक शख्स जो कि ड्राइविंग सीट के जस्ट बगल में बैठा था, उससे उतरता है और उतरने के बाद अपना पल्ला झाड़ते हुए कहता है कि मैं इसमें नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ये जाने, ये चला रहा था। उसके बाद कुछ अपशब्द भी उसने कहे। इतना कहने के बाद जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था वो भी उठता है। उठने के बाद पागलों जैसी हरकत शुरू करता है। सबसे पहले बोलता है कि अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। उसके बाद फिर अंकल 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 चिल्लाने लगता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ अभी बोलने लगा, लोग भी परेशान, ताज्जुब में कि भाई इसको क्या हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और लोग उसके करीब जाते, फिर और चिल्लाने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग भी हैरान कि ये क्या मामला है। जैसे ये तमाम चीज़ें होती, उसी के बाद पता चलता है कि इस शख्स ने 7-8 लोगों को कार से उड़ा दिया है, 3 अलग अलग गाड़ियों को उड़ा दिया है। और जब नब्ज सबकी टटोली गई तो पता चला कि इनमें से एक की मौत हो गई है, बाकी लोग बुरी तरीके से घायल हैं। अब ये तमाम चीज़ जब लोग देखते हैं, देखने के बाद इस शख्स को पीटना शुरू करते हैं। मामला पुलिस तक जाता है, पुलिस आती है। आने के बाद इसको गिरफ्तार करती है। इधर जो वीडियो लोगों ने बनाए थे वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, और आसपास जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको जब खंगाला गया तो एक्सीडेंट का भी वीडियो निकल के सामने आया। ये तमाम चीज़ें चलती रही। अगले दिन होली थी तो होली पे लोग खुद ही होली खेलने में बिजी थे। न्यूज़ चैनलों पे भी होली की ये खबरें थी, और अलग अलग जगहों पे चूँकि संभल का मामला भी बड़ा गंभीर था तो लोग उसी को कवरेज दे रहे थे। लेकिन जैसे ही होली का अगला दिन आता है, जिसको परवा कहते हैं, उस दिन इस खबर ने तूल पकड़ ली।
क्योंकि जो कुछ हुआ था इस पूरी कहानी में, जब ये पूरी कहानी आप जानेंगे तब आपको कुछ चीज़ें अजीब लगेंगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आप सुनिए। बात 13 तारीख की है, रात के लगभग 10 बजे। एक शख्स जिसका नाम था रक्षित, ये उत्तर प्रदेश के बनारस का है और बनारस से बड़ौदा गया था पढ़ाई करने लॉ की, एमएस यूनिवर्सिटी में। एमएस यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान इसकी दोस्ती प्रांशु नामक शख्स से हुई थी। प्रांशु भी सेम ही कोर्स कर रहा था, लॉ भी कर रहा था, मास कम्युनिकेशन भी कर रहा था और वो दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहा था। दोनों दोस्त थे, ठीक ठाक दोस्ती थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती अलग अलग लड़कों से भी थी। एक इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था सुरेश। होली के एक दिन पहले यानी 13 तारीख को लगभग 10 बजे जो रक्षित है वो सुरेश के घर पे जाता है। सीढ़ियों से चढ़ता है। चढ़ने के दौरान इसके हाथ में एक बोतल थी। अब बोतल में क्या था ये ताजुब की बात है। इसके जस्ट बाद प्रांशु आता है। प्रांशु रक्षित और सुरेश के पास आने से पहले अपने दोस्त चौहान के पास गया था। चौहान के पास एक गाड़ी थी जो उसके पापा की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड थी। उस गाड़ी को प्रांशु मांग के लेके आता है। प्लान बना था कि भाई हम लोग होलिका दहन पे चलेंगे और लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। अब ये लोग आते हैं, आने के बाद फिर गाड़ी पे बैठते हैं। इस दौरान प्रांशु के हाथ में स्टीयरिंग थी। जो रक्षित था जिसने तमाम घटना को अंजाम दिया वो साइड वाली सीट पे बैठा था। लेकिन इसी के जस्ट बाद रक्षित जिद कर लेता है और कहता है कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, गाड़ी मैं चलाऊंगा। लगातार जिद करने लगा, लगातार फोर्स करने लगा। उसके बाद गाड़ी की स्टीयरिंग उसने हाथ में ले ली। उसके बाद ही निकलता है। इसी दौरान एक महिला जिसका नाम था हिमानी पटेल, हिमानी पटेल अपने बच्चे के लिए रंग लाने के लिए निकली थी। उसको उसके बच्चे ने बोला था कि मम्मी जाओ रंग लाओ, मेरे पास कलर नहीं है और कल मुझे होली खेलनी है। तो अपने कुछ जानकारों से मिलना भी था, अपने परिचितों से मिलना था। तो मिलने के लिए भी और रंग लाने के लिए स्कूटी से अपने पति के साथ वो निकली थी। इसी दौरान जो रक्षित और प्रांशु थे गाड़ी को इतनी तेजी के साथ चलाते हैं। अब आपको कुछ प्रांशु की भी कहानी बताता हूँ, फिर क्या हुआ था वो तो आप जान ही रहे। अगर प्रांशु की जो कुछ जुबानी है वो मान ले और रक्षित की जुबानी मान ले, तो रास्ते में एक गड्ढा आता है। जैसे ही गड्ढा आता है, आने के बाद अचानक से गाड़ी के जो एयरबैग है वो पॉपअप हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। अब एयरबैग खुलने का मतलब है कि सामने का जो व्यू है ब्लॉक। और इसी दौरान इन्होंने 3 गाड़ियों को ठोक दिया। अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि जहां पे ये गाड़ी चला रहे थे वो बेहद पॉर्स इलाका था और वहां पे कोई एयरबैग खुलने जैसा झटका नहीं लग सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या गाड़ी के एयरबैग इतने हाई सेंसिटिव होते हैं कि एक ब्रेकर पे या फिर एक झटके पे खुल जाएं? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि एयरबैग का अपना एक सिस्टम होता है कि भाई जब तक इंजन तक डैमेज ना पहुंचे वो नहीं खुलता। यानी एक्सीडेंट होगा या फिर गाड़ी के सेंसर को लगेगा कि इंजन तक पहुंच चुका है डैमेज, तब खुलेगा। नीचे के झटके से एयरबैग खुलता नहीं है। और उतने पॉर्स इलाके में सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा नहीं था। चलिए जो कुछ हुआ वो हुआ। इसके बाद इन्होंने अलग अलग गाड़ियों को ठोका। इसमें हिमानी पटेल की डेथ हो गई। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कलर लाने के लिए निकली थी उसकी डेथ हो गई। इसके बाद लोगों के सामने इन्होंने नाटक किया। प्रांशु भाग गया। जो रक्षित था वो पकड़ा गया, जो ड्राइविंग सीट पे था। पुलिस आती है। आने के बाद रक्षित को गिरफ्तार करती है। उसके बाद पूछताछ के लिए रक्षित को ले जाया गया। अब यहाँ पे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि रक्षित नशा कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था, या फिर रक्षित के खून में, रक्षित के अंदर नशा है या नहीं है। बहुत सिंपल है, आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन ताजुब की बात देखिए, 13 तारीख की यह घटना है और आज कितने दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक कहीं से भी कंफर्म नहीं हो पाया कि रक्षित के अंदर खून में नशा मिला या नहीं मिला। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, रक्षित के अंदर नशा मिला, जो कि जो आसपास के लोग हैं वो देख रहे हैं, वो देखने के बाद बता रहे हैं।
तो फिर भी जो गुजरात है वहाँ तो शराबबंदी है, तो हाथ में बोतल में क्या था और ये बोतल पहुँची कैसे? दूसरी सबसे बड़ी सवाल है, चूँकि भाई बिहार में तो शराबबंदी है, गुजरात में भी है, तो गुजरात की शराबबंदी होने के बाद भी वहाँ पे बोतल कैसे पहुँच गई? तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि कोई क्रिमिनल होता है, उसने कुछ क्राइम किया है तो 2-3 चीज़ें होती हैं। फेस उसका कवर कर दिया जाता है, मीडिया वालों से उसको दूर रखा जाता है, कोई बाइट कोई क्लिप नहीं दी जाती। जो वकील होते हैं वो भी ये हिदायत देते हैं कि भैया तुम अपना मुंह मत खोलना, कोई बयान मत दे देना। लेकिन बड़े ताजुब की बात है कि 13 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 14-15 तारीख तक बाकायदा रक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दुखी मन से वो कहता है कि भाई जो लोग मरे हैं उनके साथ मुझे संवेदना है, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा नहीं है कि रक्षित के लिए पुलिस ने भी जानबूझ के सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने की कोशिश की? क्योंकि आमतौर पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी अपराधी का 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, मीडिया से बात करने की अनुमति मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मीडिया से बात करने की अनुमति मिल गई, मामला अभी जांच के शुरुआती स्टेज पे है, क्योंकि कई सवाल हैं कि सच में वहाँ ब्रेकर था या नहीं था, दूसरा बोतल में क्या था, तीसरा जिस हिसाब से हरकतें थी क्या शराब या फिर किसी और चीज़ का नशा था या फिर ड्रग्स था, चौथा सबसे बड़ा सवाल ये है, रक्षित ने अपने वीडियो में कहा है जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो स्पीड थी वो स्पीड 40-50 थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा और जिस हिसाब से डैमेज हुआ, आसपास के जो लोग हैं, जो धमाके की आवाज़ थी, ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही है कि जो स्पीड थी वो 100 पार थी। और ये रही बात एयरबैग वाली कहानी, तो यहाँ पे जो गाड़ी के जानकार होंगे उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पता करना चाहिए कि क्या सच में नीचे से धक्का लगने पे, ब्रेकर जंप करने पे, गड्ढे में पड़ जाने पे क्या अचानक से उतनी स्पीड में जो एयरबैग है वो पॉपअप होते हैं या नहीं होते? ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस देश में अमीर के लिए और गरीब के लिए और व्यवस्थाएं हैं, जो मैंने शुरू में कहा, उसके कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक पोर्स वाली घटना हुई थी, पुणे पोर्स केस। इस घटना ने पूरे देश में एक उबाल ला दिया था, क्योंकि जिस हिसाब से एक लड़का नाबालिग था, उसके बाद उसके हाथों में एक पोर्स गाड़ी थी, गाड़ी चलाते हुए उसने एक स्कूटी सवार को उड़ा दिया। 2 लोग थे, उनके साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। उड़ाने के जस्ट बाद सज़ा क्या मिली कि काम करो बाबू, तुम 120 अक्षर का एक लेटर लिख दो, थोड़ा सा ट्रैफिक वैफिक के नियम सीख लो और काउंसलिंग करवा लो, बाकी तो मामला ठीक है। अब ये मामला जब हाईलाइटेड हुआ, उसमें बड़े बड़े चैनलों ने भाई आवाज़ उठाई, ये कौन सी सज़ा है। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इस परिवार का दाऊद इब्राहिम के साथ संपर्क है, गैंगस्टर लोग हैं, माफिया हैं। हालांकि क्या सज़ा हुई अभी तक कोई कंफर्म जवाब नहीं आया। जो कुछ हमको आपको पता है कि बस एक लेटर लिखवाया गया, लेटर लिखवाने के बाद छोड़ दिया गया। यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम है रक्षित, वो एक्सीडेंट करता है, 8 लोगों को कुचल देता है, एक की मौत हो जाती है, बाकी की हालत गंभीर है। उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद फिर 24 से 48 घंटे के अंदर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है। अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या सच में उसके पास ड्रग्स था। अगर ड्रग्स था तो NDPS एक्ट भी बनता है। लाइसेंस किसके नाम है, गाड़ी किसी और की है, इतनी ओवर स्पीडिंग क्यों थी, शराब पी के गाड़ी चला रहा था तो फिर शराब कहाँ से आई, क्या इसने किसी और नशीले पदार्थ का सेवन किया था, एनदर राउंड का मतलब क्या था, ओम नमः शिवाय इसने क्यों बोला, क्या इसको पता था कि अगर मैं ओम नमः शिवाय बोलूँगा, जो कि ये पेशे से लॉ स्टूडेंट है, तो क्या इसको पता था कि ओम नमः शिवाय बोलूँगा तो लोग मुझे हिंदू जानेंगे, सनातनी जानेंगे, इस वजह से मुझे टच नहीं करेंगे। प्रांशु जिस हिसाब से गाड़ी से कूद के भागा कि इसकी गलती, क्या प्रांशु सच में कह रहा था पहले से कि भाई गाड़ी की स्पीड कम कर लो, धीमे कर लो? इसके बावजूद भी रक्षित ने जानबूझ के गाड़ी ओवर स्पीड की। उसका रिजल्ट ये निकला कि एक महिला की जान चली गई, बाकी लोग घायल हो गए। ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं और पूछने के पीछे बड़ी वजह यह है कि एक इंसान की जान कभी 200 अक्षरों में समेट दी जाती है। एक आदमी का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के लिए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त मिल जाती है। अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई कि शराब का नशा था,
ड्रग्स का नशा था या फिर भांग था, गांजा था, क्या था? क्या बनारस से लॉ करने वाला लड़का यहाँ पे आके इतनी जानकारी ले सकता है कि मुझे ओम नमः शिवाय ही बोलना है? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है, लेकिन बड़ी दिक्कत ये है, तकलीफ ये है कि आम जनता का सवाल उसके दिल से उठता है, मुंह से निकलता है, 5 मीटर की दूरी कवर करता है, चूँकि 5 मीटर पे कोई आदमी होगा तो सुनेगा, उधर से वो रिस्पांस दे देगा। इससे ज़्यादा आम जनता की आवाज़ की, आम जनता के सवाल की कोई कीमत नहीं है। हमारा आपका तो तब भी ठीक है कि भाई ठीक ठाक चैनल, आप सबके आशीर्वाद से 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 10-20 हज़ार लोग देख लेते हैं, तो शायद 10-20 हज़ार लोगों तक सवाल मेरा पहुंच जाता है। लेकिन एक आम आदमी जो बेचारा बिजनेस करता है, नौकरी करता है या फिर रोज़ी रोटी कमाने के लिए कहीं मेहनत करता है, सड़क पे निकलते हुए क्या इस बात के लिए वो चिंता करेगा आने वाले टाइम में कि एक गाड़ी आएगी, मुझे ठोक देगी, ठोकने के बाद ओम नमः शिवाय बोल देगी, अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी, उसमें ये कह देगी कि भैया मुझे संवेदना है, और महज मैं 200 पन्नों के एक हिस्से में सिमट के रह जाऊंगा। ये सवाल हर एक नागरिक के दिमाग में है, हर एक आम जनता के दिमाग में है। लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं, तो फिर एक आम नागरिक भी कितना सवाल पूछे। खैर, ये सवाल उठाना पड़ेगा और इसी वजह से मैंने आज ये कहानी सुनाई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और शायद कुछ आवाज़, कुछ शोर आपको सुनने को मिले तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर से प्रयास यही है कि कल स्टूडियो पहुँच जाऊँगा। थकान भी लगी थी, लेकिन मुझे लगा सुना देना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।